एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित एवं पोषक है? क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा क्या इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल हैं जो वृद्धि के लिए प्रोटीन प्रदान करती हैं? हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं आप अपने भोजन में, लेकिन अब आपको अपने खाने पर, अपने डाइट पर ध्यान देना है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। एक बात बताती जाए कि जंक फूड्स आप खाते हैं, फास्ट फूड्स जो आप खाते हैं, उनमें बहुत ही कम पोषक तत्वों की मात्रा होती है। अच्छा है कि आप उन्हें ना खाएं। मार्केट से तली हुई भुनी हुई चीज़ें आप ना खाएं, घर पे ही आप बना के खा सकते हैं। अगर आप खाएं तो शुद्ध ही खाएं, और यहाँ तक कि आप जितने भी आपकी किताब में नाम दिए गए हैं उनसे पोषक तत्व युक्त भोजन का ही भोजन करें। क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल हैं जो ऊर्जा प्रदान करती हैं? जी हाँ, वसा जो होती है एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अगर हम कोई वस्तु खा रहे हैं, यानी कि किसी भोजन को, खाद्य सामग्री को हम खा रहे हैं, उसमें वसा की मात्रा है, तो वो हमें उस भोजन से भी अधिक ऊर्जा प्रदान करती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो रक्षी भोजन है? चिप्स तथा पैक किए हुए डिब्बाबंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होती हैं, परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। मैंने आपको बताया कि उनमें पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। क्रियाकलाप 10.4, ये आप पढ़ लीजिएगा इसको। इसमें कुछ अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए, क्योंकि आप इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं, स्वच्छता के बारे में आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य जो होता है वो एक स्वस्थ स्वच्छ स्वास्थ्य जो होता है वो हमारे शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है। ठीक है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, सफाई रखेंगे, तो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होगी। रोग जो कीटाणु हैं, वायरस हैं, ये हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। तो क्या क्या करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि उनकी जो श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। श्वेत यानी कि पसीना जिससे आता है, उन ग्रंथियों को हम श्वेत ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि किशोरावस्था में क्या होता है कि इन ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिसके कारण उन्हें और ज़्यादा पसीना आने लगता है। इससे क्या होता है कि शरीर से गंध आने लगती है, इसलिए उनको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो वहाँ पर क्या होगा कि उन पर जो बैक्टीरिया होंगे उनका संक्रमण होने का खतरा बढ़ता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड्स ही इस्तेमाल करने चाहिए। आवश्यकता के अनुसार हर से 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार की गई पैड को बदलते रहना चाहिए। ठीक है, ये आपको अपनी सफाई की, अपने शरीर की सफाई की ध्यान रखनी है, जिसके कारण आपके फंगल इन्फेक्शंस या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में इंक्लूड्स ना करें, आपके शरीर में ना आए। तो ये इन सब का ध्यान आपको रखना है। अब बात करते हैं हम शारीरिक व्यायाम के बारे में। हमने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ लिया कि हमें स्नान करना चाहिए, और हमें लेकिन व्यायाम भी हमारे शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितने कि हम अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? केवल ताज़ी हवा में टहलना है। आप सुबह जल्दी जगिए, देर से उठने की आदत को त्याग दीजिए। आप जल्दी उठिए, घर से थोड़ा बाहर निकलिए। इस समय कोरोना वायरस है तो आपको सावधानी बरतनी होगी, दूरी बना के चलनी होगी। ओके, तो आपको क्या करना है? ताज़ी हवा में टहलना है, खेलना है, शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखना है, स्वस्थ रखता है। तो यानी कि आप अगर बाहर नहीं जाते हैं, आप आउटडोर गेम्स, यदि आप आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकते हैं तो आप घर में भी कोई भी इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स का ये मतलब ये नहीं है कि आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पर गेम्स खेलें। आपको क्या करना है? आप घर में कुछ भी ऐसा, अगर आपके घर में जगह है तो आप थोड़ा भाग दौड़ कर सकते हैं, भागम भाग खेल सकते हैं। ओके, छुपम छुपाई खेल सकते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं? हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। सभी युवा और किशोर लड़कियों लड़कियों को टहलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और बाहर खेलना चाहिए। आपकी बुक में कुछ भ्रांतियाँ और असत्य अवधारणाएं दी गई हैं जिन्हें आपको मानना है। कक्षा 9 एवं इस अध्याय में आपने मनुष्य की जनन संबंधी वैज्ञानिक तथ्य और सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित हैं जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए
किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाएं हैं। इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह मिथ अथवा असत्य धारणा है जिसका कोई आधार नहीं है। पहला है, ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को दिखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। तो ये क्या है, एक भ्रांति है, एक असत्य अवधारणा है, यानी कि बिल्कुल गलत है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये सभी बातें त्यागनी है, और अगर आपको कोई इन बातों को मानने के लिए विवश भी करता है तब भी आपको ये बात नहीं माननी है। संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत से लोग जो होते हैं लड़कों की चाह के लिए केवल माँ को ही उत्तरदायी मानते हैं। ओके, तो आपको लोगों को ये भी बताना है कि संतान के लिंग के उत्तरदायी माँ नहीं बल्कि कौन होता है, एक पिता होता है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है। ये भी एक असत्य अवधारणा है, एक भ्रांति है, इसको भी आपको मानना है कि रसोई का काम करना निषिद्ध होता है। ऐसा अब इस ज़माने में बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसे अन्य कथन या मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है, इनको उखाड़ फेंकिए और छोड़ दीजिए। अब हम पढ़ते हैं नशीली दवाओं के बारे में। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय होता है, यानी कि इस समय क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से वो उसकी जो वृद्धि होती है विकसित होने की, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग होता है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित ना महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको तो इसके लिए ना ही कहना चाहिए जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। यानी कि किशोरावस्था में क्या होता है कि हमारे जो शारीरिक और जो मानसिक रूप जो होते हैं उसमें काफ़ी सक्रियता आ जाती है। उस समय क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है क्या सही है क्या गलत है, इस सब कुछ सोचने की क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता किशोरावस्था में बढ़ तो जाती है, लेकिन हम अपने आप को अपने ही वातावरण में एक असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए कुछ सही और गलत में हम फ़र्क नहीं कर पाते हैं। यदि आपसे कोई किसी नशीली दवा के सेवन के लिए भी कहे तो आपको उसका सेवन नहीं करना है। ओके, ड्रग्स नशीले पदार्थ होते हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, क्योंकि नशीले पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी हमें क्या पड़ जाती है, एक लत पड़ जाती है। परंतु कालांतर में यह हानिकारक होती हैं, क्योंकि जब हमें लत पड़ जाती है तब हमारा जो माइंड होता है वो इनको छोड़ने के लिए हमको विवश नहीं कर पाता है। हमारा माइंड सिग्नल नहीं दे पाता है, हमारा माइंड केवल एक ही सिग्नल देता है कि हमें ड्रग्स लेनी है, और यह स्वास्थ्य पर एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देती हैं। आपने एड्स के विषय में अवश्य सुना होगा, जो कि HIV नामक खतरनाक वायरस द्वारा होता है। और आपको ये भी बता दिया जाए कि जो एड्स बीमारी है वो एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक कोई भी ये कहेंगे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इलाज नहीं मिल पाया इसके लिए। ये जो बीमारी किसी के हो जाती है वो जीवन भर अपना इलाज तो करवाता रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक, लेकिन ऐसी कोई वैक्सीन, ऐसी कोई दवाई इसकी नहीं बनी है आज तक जो इस बीमारी को जड़ से निकाल फेंके। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीरिंज द्वारा भी जा सकता है, क्योंकि ये जो बीमारी है वो एक रक्त संक्रमण के माध्यम से फैलती है। मतलब कैसे, जैसे कि जो गंदे इंजेक्शंस वगैरह होते हैं उनके माध्यम से भी यह फैल सकती है। इसलिए आप कभी भी हॉस्पिटल जाएं, कभी भी अस्पताल जाएं आप, तो डॉक्टर को अगर कोई आपके इंजेक्ट कर रहा है यदि आपको, तो आपको रोकना चाहिए कि मुझे ये जो आपने सिरिंज ली है एकदम साफ़ हो, क्लीन हो, किसी दूसरे व्यक्ति के यूज़ की ना हो। ओके, यहाँ तक कि यदि आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो भी आप एक स्वस्थ या एकदम स्वच्छ एवं क्लीन सिरिंज का ही यूज़ करें। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित माँ से दूध के द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने के द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे किशोर द्वारा गर्भधारण। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे जो देश है उसमें विवाह की विधि संगत आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण है कि जो टीन आयु होती है, यानी कि जब हम किशोर होती हैं उसमें लड़कियां माँ शारीरिक
एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती हैं। यानी कि उस समय क्या होता है, उनका विकास हो रहा होता है, वो अच्छे तरीके से मतलब उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाती हैं। वो वयस्क अवस्था में आने पर ही उस स्टेज तक पहुंचती हैं जब जहां वो गर्भ धारण के लिए तैयार हो सके। किशोरावस्था में क्या होता है कि वो जो लड़की होती है या माँ होती है, वो उसको मातृत्व के लिए या फिर किसी गर्भ को धारण करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। बाल विवाह तथा मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है, क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती हैं, तब वे मानसिक पीड़ा से ग्रसित रहती हैं। मैंने आपको बताया था कि वो शारीरिक समस्या से भी ग्रसित हो सकती हैं और मानसिक समस्या से भी ग्रसित हो सकती हैं। हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूँगी, उन्हें आप कंप्लीट कर लीजिएगा और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको भेजूँगी जो आपको करने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।